स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में अपन ने अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता अर्थात ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ा। किस तरह से निकालते हैं, उसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये सब चीजें अपन ने पढ़ी। एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या होती है? प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या। अर्थात अनुसंख्यता किसके लिए होती है? ओनली ऑन प्राथमिक अभिक्रियाओं के लिए। प्राथमिक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? जो केवल एक पद में कंप्लीट होती हैं। और जटिल अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जो एक से अधिक पदों में कंप्लीट होती हैं। तो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की अनुसंख्यता कहलाती है। और कोटि क्या थी? अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद की वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो कोटि किसके लिए थी भाई? प्राथमिक और जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए थी। फिर अपन ने किस तरह से कोटि के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो सब चीजें पढ़े। तो वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से राजस्थान बोर्ड में क्या आता है? क्वेश्चन आता है। करीब करीब हर साल ही आ जाता है, नहीं तो कभी कभार चूक जाता है, वरना वहां से क्या आता है? क्वेश्चन। अब अपन पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद में उत्प्रेरक का प्रभाव, तापमान का प्रभाव, आपकी आरएनएस इक्वेशन और टक्कर सिद्धांत। ये क्या हो गया? जहां से क्या आता है? मेजर क्वेश्चन आता है। मतलब 4 में से 3 नंबर का पोर्शन क्या है? अभी आपको पढ़ना है। काइनेटिक मतलब काइनेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या चलने वाला है? अब चलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, शून्य कोटि अभिक्रियाओं। देखो शून्य कोटि अभिक्रिया होगी, मैंने रेट कांस्टेंट निकाला था जहां पे n का मान क्या रखा था? अपन ने 0 रखा था। तो वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि क्या होती है? शून्य होती है, वो क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। परिभाषा क्या हो जाएगी? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। या आप कह सकते हो अर्थात अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पदों की शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। वो क्या कहलाती है? शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या लिखोगे परिभाषा? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ रहे हो ना कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है? समानुपाती होता है। वो क्या कहलाती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब अपन बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रियाओं का वेग समीकरण कैसे निकलता है, रेट कांस्टेंट का मान कैसे निकलता है और अर्धआयुकाल कैसे निकलते हैं, ये सब चीजें अपन बात करेंगे। तो इसके लिए अपन बात करते हैं, मान लो एक अभिक्रिया हो रही है, R से प्रोडक्ट बन रहा है। माना अभिक्रिया क्या हो रही है? R से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा भाई आपका? अभिक्रिया वेग या कह सकते हो माइनस का dr/dt बराबर k r की पावर नॉट, ये हो जाएगा अभिक्रिया नॉट। तो यहाँ पे आप चूंकि अपन जानते हैं क्या कि किसी
की घात यदि शून्य होती है तो उसका मान क्या होता है, इकाई होता है। किसी की भी घात क्या हो, शून्य हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। क्योंकि r की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब इसमें आप क्या रखोगे, r की पावर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग क्या आ जाएगा भाई, अभिक्रिया वेग बराबर माइनस का dr अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। और इसको दे दो समीकरण 1, k के बराबर हो जाएगा भाई अभिक्रिया वेग, क्योंकि अगर r की पावर क्या है 0 तो उसका मान 1 हो जाएगा, k × 1 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। तो समीकरण 1 क्या कहलाता है, समीकरण 1 शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई, आपका अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। तो देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हो गई, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब देखो इसका रेट इक्वेशन निकालना है। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, आर से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। तो इसका अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, क्रिया कारक के संदर्भ में माइनस का dr अपॉन dt बराबर के r की पावर नोट, यहाँ पे नोट 0 क्यों लगाई हुई आपने, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि क्या है, शून्य है। क्योंकि अपन जानते हैं किसी के भी घातांक यदि शून्य होता है तो उसका मान क्या होता है, इकाई, अर्थात 1 के बराबर होता है। तो यदि r की पावर 0 बराबर 1 रखोगे तो ये अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, माइनस का dr अपॉन dt बराबर k हो जाएगा। इसको दे दो समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या कहलाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकलन वेग समीकरण कहलाता है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे समाकलन वेग समीकरण कैसे निकलता है। तो सबसे पहले इसको नोट करो। तो ध्यान रखना अवकलन वेग समीकरण क्या है, माइनस का dr अपॉन dt बराबर k। देखो अब बात करते हैं अपन समाकलित वेग समीकरण। अभी आपने देखा अवकलित वेग समीकरण क्या आया था, शून्य कोटि का माइनस dr अपॉन dt बराबर क्या आया था, k के बराबर आया था। तो अब क्या निकालना है अपन को, समाकलित वेग समीकरण निकालना है। तो देखो समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण किसके लिए निकालते हैं भाई, आप यदि टाइम की लिमिट क्या ले रहे हो, एक लिमिट के अंदर टाइम ले रहे हो, सांद्रता ले रहे हो, उसके लिए क्या निकालते हैं, समाकलित वेग समीकरण। तो देखो अभी अवकलित वेग समीकरण क्या आया था, माइनस का dr अपॉन dt बराबर आपका k आया था। तो मैं इस समीकरण को ऐसे लिख दूं, माइनस का dr बराबर k इंटू dt, इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दूं। अब क्या कर दो, दोनों तरफ से क्या कर दो, इसका समाकलन कर दो। तो उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का क्या करने पर, समाकलन करने पर। अब समाकलन क्या करोगे, दोनों तरफ से करोगे। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का dr k इंटू dt, इसका क्या कर दिया आपने, समाकलन कर दिया। देखो dr का समाकलन क्या हो जाएगा भाई, r हो जाएगा। किसी भी स्थिरांक का समाकलन क्या होता है, वो खुद स्थिरांक होता है, और dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा भाई, r बराबर k इंटू टी प्लस आई, क्या हो जाएगा भाई, r बराबर k इंटू टी प्लस आई। k क्या है, कोई स्थिरांक है, यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक था। तो किसी भी स्थिरांक का समाकलन क्या होता है, वो खुद स्थिरांक होता है। dt का क्या हो जाएगा t, और dr का क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा i, क्या आ जाएगा, एक समाकलन स्थिरांक
आ जाएगा। तो यहाँ पे आई क्या है भाई, आई क्या है, ये लिख दो समीकरण 2। आई क्या है, समाकलन स्थिरांक। क्या है भाई, समाकलन स्थिरांक। अब देखो यहाँ पे आप समीकरण में देखो आर के टी, आई एक नया मान आ गया, तो आई का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस अभिक्रिया की प्रारंभिक परिस्थितियों में जाना होगा। तो आई का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, यदि t बराबर 0 पर आर बराबर क्या होगा भाई, आर नोट के बराबर होगा। अरे प्रारंभ में विकारकों की सांद्रता कितनी होगी, आर नोट होगी। टी समय पर क्या होगी, आर होगी। तो यदि टी बराबर 0 पर आर बराबर आर नोट हो तो क्या लिखोगे, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान क्या रखोगे आप, समीकरण 1 में। तो यदि t बराबर 0 और r बराबर r नोट रखोगे इस समीकरण में, तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस r नोट बराबर k इंटू 0 प्लस i। यहाँ से i का मान कितना आ गया भाई आपका, माइनस का r नोट। अब यहाँ पे देखो समीकरण 2 में, एक में नहीं, समीकरण 2 में, अब इस i का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 के अंदर रख दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, i का मान समीकरण 2 में रखने पर, i का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब जब i का मान आप समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस r बराबर k इंटू टी माइनस आर नोट प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आर नोट हो जाएगा। अब देखो मैं इस आर नोट को इधर लेके आ रहा हूं और केटी को यहाँ पे रख रहा हूं, तो आपका समीकरण क्या हो जाएगा भाई, केटी बराबर आर नोट माइनस आर हो जाएगा भाई, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये मैंने प्लस को इसको आगे लिख दिया, माइनस आर के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण क्या हो जाएगा भाई आपके, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे भाई, आर नोट माइनस आर, तो यहां से k बराबर क्या आ जाएगा आपका, आर नोट माइनस आर अपॉन टी, इसको दे दो समीकरण 3। और समीकरण 3 क्या कहलाता है, समीकरण 3 शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। तो समीकरण 3 क्या कहलाता है, समाकलित वेग समीकरण। तो क्या हो जाएगा, k क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक, t क्या है, समय, इसमें सेकंड में, r नोट क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और r क्या है, t समय पर सांद्रता, t समय पर अभिकारक की सांद्रता। तो आपका समीकरण 3 क्या आ गया भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण। देखो समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं तब क्या करते हैं अपन, अवकलन वेग समीकरण का क्या करते हैं, समाकलन लेते हैं। तो आपका अवकलित वेग समीकरण क्या आया था, माइनस का डी आर अपॉन डी टी बराबर के। अब मैंने क्या किया, इस डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। आप इस समीकरण का क्या ले लो, आप समाकलन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी आर बराबर के इंटू डी टी, या इस माइनस को इधर लेना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू डी टी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस इधर ले लो तो वही बात, आंसर हो जाएगा। तो माइनस डी आर का समाकलन और के इंटू डी टी का समाकलन। तो ध्यान रखना, किसी भी स्थिरांक का समाकलन क्या होता है, वो खुद स्थिरांक होता है। डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, और डी आर का क्या हो जाएगा, माइनस डी आर का माइनस आर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर बराबर के इंटू टी प्लस आई। अब देखो इस समीकरण में i क्या है, समाकलन स्थिरांक। अब इस समाकलन स्थिरांक का मान निकालने के लिए आपको अभिक्रिया की प्रारंभिक परिस्थितियों के अंदर जाना होगा। तो यदि t बराबर क्या हो, 0 पर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या होगा, r नोट होगा भाई। प्रारंभ में क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, r नोट।
तो ये मान किसमें रख दो, समीकरण 2 में। तब यहाँ पे t बराबर 0 और r बराबर r नोट रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का r नोट बराबर k इंटू 0 प्लस i। तो यहाँ से i का मान क्या आ गया, माइनस r नोट। अब i का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 के अंदर रख दो। तो क्या आ जाएगा, माइनस का r बराबर k इंटू t प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस का r नोट। अब मैं देखो r नोट को इधर लेके आ रहा हूँ, तो इस समीकरण को आप कैसे लिख सकते हो, एक स्टेप और लिख लो, kt बराबर क्या हो जाएगा, माइनस r प्लस r नोट, ये हो जाएगा भाई। अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया तो क्या लिख दिया, kt बराबर r नोट माइनस r। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, r नोट माइनस r अपॉन t। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो इस समीकरण 3 को क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण। k क्या है यहाँ पे, वेग स्थिरांक, t क्या है समय, r नोट क्या है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, और कैपिटल R क्या है आपकी t समय पर सांद्रता। ध्यान रखना, आपसे इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं या जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण डेराइव करवा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे सीधा पूछ सकते हैं, इसकी अर्धायुकाल पूछ सकते हैं। तो ये डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में लेके नोट करना और इसको अच्छे से तैयार करना। तो आपका समीकरण 3 के बराबर r नोट माइनस r अपॉन t क्या आ गया, समाकलित वेग समीकरण आ गया। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या आता है भाई, आपका k बराबर r नोट माइनस r अपॉन t आता है। तो अपन बात करते हैं अब आलेखी निरूपण की। अर्थात देखो काइनेटिक्स में क्या होता है, आपसे जीरो या फर्स्ट ऑर्डर के कोई भी ग्राफ क्या कर सकता है, ड्रॉ करवा सकता है, या ग्राफ देकर उसका ढाल पूछ सकता है। तो अपन देखते हैं दो ग्राफ, यहाँ पे मेनली जीरो ऑर्डर में दो ही ग्राफ बनते हैं। एक तो देखते हैं पहला कौन सा, रेट के ऊपर और सांद्रता। आपको पूछ रहा है अभिक्रिया वेग और सांद्रता के बीच में क्या खींचो, ग्राफ खींचो। तो देखो आपका जो समीकरण आया था माइनस dr अपॉन dt बराबर क्या आया था, k के बराबर। तो क्या यहाँ पे अभिक्रिया वेग सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अभिक्रिया वेग और सांद्रता के मध्य ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से आएगा, क्योंकि अभिक्रिया वेग किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये आप लिख सकते हो r की पावर नोट बराबर क्या आ जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से अभिक्रिया वेग किसके ऊपर निर्भर नहीं करता, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इस कारण से क्या आएगी, एक बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी, आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। तो इस तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि अभिक्रिया वेग और सांद्रता के मध्य ग्राफ कैसे क्या आएगा। तो देखो दूसरा ग्राफ पूछ रहा है आपको अभिकारक की सांद्रता r और समय के बीच में ग्राफ। जब मैंने विलियम पढ़ाया था और हेनरी नियम पढ़ाया था तब आपको ग्राफ के बारे में बताया था। विलियम सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको ग्राफ बनाना समझाया था। देखो सरल रेखा समीकरण होती है, सरल रेखा समीकरण y बराबर mx प्लस c, y बराबर mx प्लस c, और या आप लिख सकते हो y बराबर mx। ये क्या होती है, सरल रेखा समीकरण।
y और x क्या है, दो निर्देशांक जिनके बीच में आप क्या खींचते हो, ग्राफ खींचते हो। m क्या है, ढाल, और c क्या है, अंतःखंड है, इंटरसेप्ट है। ये क्या है, आपका स्लोप है, ढाल है, और c क्या है, अंतःखंड है। ये क्या है, अभी सरल रेखा समीकरण है। तो देखो अपने जितने भी केमिस्ट्री में ग्राफ है उनकी सभी की तुलना किससे करनी है आपको, सरल रेखा समीकरण से। अर्थात जितने भी प्लॉट बनेंगे केमिकल काइनेटिक्स में वो किसके अकॉर्डिंग होंगे भाई, सरल रेखा समीकरण के अकॉर्डिंग होंगे। अब देखो आपको क्या देखना है, जिन जिनके बीच में ग्राफ रखना है उनको यहाँ पे, अब उनको यहाँ पे समीकरण को रख के किससे तुलना करोगे आप, सरल रेखा समीकरण से तुलना करोगे। y और x दो निर्देशांक है जिनके बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो, m क्या है, ढाल है, c क्या है, अंतःखंड है। तो देखो अपन इस समीकरण, इस ग्राफ की बात करते हैं कि देखो सबसे पहले तो वो समीकरण लिखो जिसके अंदर आपको जो पूछना है उसके बीच में ग्राफ आ जाए। देखो अपन ने अभी निकाला था क्या, kt बराबर क्या आया था भाई, r नॉट माइनस r आया था। kt बराबर क्या आया था भाई, r नॉट माइनस r। अब आपका ये क्या पूछ रहा है, ग्राफ सांद्रता r के बीच में और टाइम के बीच में। तो मैं कहां लेके आऊं, इसको इधर लेके आऊं। r बराबर इस समीकरण को आप कैसे लिख सकते हो, r नॉट माइनस kt, या इसको और सही तरीके से लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, r बराबर माइनस kt प्लस r नॉट। इसको रीअरेंज कर सकते हो आप, इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हो ऊपर भी। अब देखो आपका समीकरण क्या आ गया, ये आ गया। इसकी तुलना किससे करोगे आप, सरल रेखा समीकरण से करोगे। तो y बराबर mx प्लस c। अब यहाँ पे देखो y r और t तो क्या आ गया, देखो दो y और x, यहाँ पे m के सामने m से तुलना करोगे तो m बराबर क्या आ रहा है, अभिक्रिया ढाल क्या आ रहा है भाई, स्लोप कितना आ रहा है, माइनस के, और c का मान कितना आ रहा है, r नॉट के बराबर आ रहा है। देखो इस समीकरण की तुलना किससे करोगे आप, सरल रेखा समीकरण से। तो दो एक्सिस इनके बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो, m का मान यहाँ से क्या प्राप्त हो गया आपको, माइनस के, और अंतःखंड क्या है यहाँ पे, r नॉट है। तो सबसे पहले आप सरल रेखा समीकरण की तुलना किससे करोगे, जो आप समीकरण बना रहे हो जिसके बीच में ग्राफ खींच रहे हो उसको इस तरह से अरेंज करो कि उसकी तुलना किससे हो जाए, आपकी सरल रेखा समीकरण से हो जाए। तो अपन ने प्राप्त किया था kt बराबर r नॉट माइनस r। तो यहाँ से मैं r को इधर लेके आऊं तो ये प्लस का ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो r बराबर माइनस का kt प्लस r नॉट। इसकी तुलना किससे कर दो आप, सरल रेखा समीकरण से। तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस c। तो यहाँ से देखो y और x एक्सिस क्या है, r और t, m के से तुलना में क्या आ गया आपका, m बराबर माइनस का k, और r c बराबर क्या आ गया, r। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि अभिक्रिया का ढाल, इस ग्राफ का ढाल क्या आएगा, ऋणात्मक ढाल है, तो ग्राफ कहां से नेगेटिव स्लोप की तरफ आएगा, और अंतःखंड कितना है भाई, r। तो ये ग्राफ कहां से जाएगा भाई, इस तरह से आएगा। तो इसका अंतःखंड तो क्या हो जाएगा, r नॉट के बराबर, और इस ग्राफ का ढाल क्या हो जाएगा, माइनस k के बराबर। समझ रहे हो, इस ग्राफ का ढाल क्या हो जाएगा, माइनस k, अर्थात वेग स्थिरांक के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अंतःखंड कितना आ जाएगा भाई, इसका अंतःखंड कितना आ जाएगा आपका, के r नॉट के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कह सकते हो, ग्राफ। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है दूसरा ग्राफ r नॉट और टाइम के बीच में, तो दूसरा ग्राफ इस तरह से इस समीकरण को अरेंज करोगे तो इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा मैं भी बना के बता देता हूँ। एक बार क्या, इस ग्राफ को नोट करो, फिर अपन r नॉट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो मैं एक ग्राफ और समझा देता हूँ, बिल्कुल इजी है। ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से समीकरण लिखो और समीकरण की तुलना किससे करो, सरल रेखा समीकरण से करो। तो यहाँ पे r और टाइम के बीच में ग्राफ का क्या गया, ऋणात्मक स्लोप k के बराबर, और अंतःखंड क्या है भाई आपका, r नॉट के बराबर है। और अभिक्रिया वेग और सांद्रता के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अभिक्रिया वेग सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता।
अब आपको इस ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैंने 2 ग्राफ बना के बता दिए हैं। अब ये ग्राफ बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ कि किस तरह से आपको प्लॉट करना है। आपसे पूछ रहा है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता और टाइम के बीच में ग्राफ। तो देखो किस तरह से आप इसकी तुलना करोगे, किससे, सरल रेखा समीकरण से। तो सबसे पहले तो देखो वो समीकरण लिखो जिसमें आर नोट और टाइम आता हो। तो अपन ने अभी निकाला था क्या, KT बराबर क्या आया था, आर नोट माइनस आर। ये आया था समीकरण आपका। अभी जब समाकलित एक समीकरण निकाला था तो KT बराबर क्या आया था भाई, आर नोट माइनस आर आया। तो देखो यहाँ पे आप आर को इधर लेके आ जाओ और KT को, तो मैं ये इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर नोट बराबर KT प्लस आर नोट बराबर क्या हो गया भाई आपका, KT प्लस आर, क्योंकि आर नोट को मैं आर को इधर लेके आ गया तो ये धनात्मक हो जाएगा, यहाँ से आर नोट बराबर क्या आ गया आपका, KT प्लस आर। तो देखो इस समीकरण को देखो, इसमें क्या आ रहा है, आर नोट भी है और टाइम भी है। इसकी तुलना किससे करो आप, सरल रेखा समीकरण से, y बराबर mx प्लस c से। ये क्या है भाई, सरल रेखा समीकरण है। ये क्या है, सरल रेखा समीकरण है, इससे तुलना करो। तो देखो y और एक्सिस दो अक्षांश है जिनके बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो। तो देखो r नोट और टाइम के बीच में आप ग्राफ खींच रहे हो, तो यहाँ पे देखो r नोट y की जगह और t क्या है, x की जगह। और यहाँ पे m की तुलना में m के बराबर क्या आ रहा है, k, और c के बराबर क्या आ रहा है, आ रहा है। तो यहाँ पे m बराबर क्या आ गया भाई आपका, k, और c बराबर क्या आ गया, r आ गया। अर्थात अभिक्रिया का ढाल क्या आ गया, ग्राफ का ढाल क्या आ गया आपका, k, और अंतःखंड क्या आ गया आपका, r के बराबर। तो पिछले ग्राफ में आपको ढाल कैसा प्राप्त हुआ था, ऋणात्मक ढाल, यहाँ पे कैसा है, धनात्मक ढाल। लेकिन अंतःखंड कितना प्राप्त हो रहा है, वहां पे r नोट प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है आपको, r प्राप्त हो रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई, धनात्मक ढाल इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा, इसका अंतःखंड कितना हो जाएगा, अंतःखंड किसके बराबर हो जाएगा, r के बराबर, और अभिक्रिया का ढाल ये थीटा, tan थीटा, या आप कह सकते हो ढाल कितना आ जाएगा ग्राफ का, k के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से समीकरण लिखो और उसकी तुलना किससे कर दो, सरल रेखा समीकरण। देखो जिस ग्राफ में अंतःखंड होता है वो मूल बिंदु से शुरू नहीं होगा, वो कहाँ होगा, मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर शुरू होगा। लेकिन जिस ग्राफ में कोई अंतःखंड नहीं होता, जैसे सिंपल y बराबर mx वाला ग्राफ है, वो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, आपके मूल बिंदु से शुरू होगा। अर्थात जिसमें ये अंतःखंड नहीं है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा ढाल, और वो ग्राफ क्या होगा, मूल बिंदु से शुरू होगा। तो जिस ग्राफ में अंतःखंड आता है वो ग्राफ कहां से शुरू होता है, मूल बिंदु से थोड़ा ऊपर से शुरू होता है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, इस तरह समीकरण लिखो, उसकी तुलना किससे करो, सरल रेखा समीकरण से। और यहाँ पे देख लो m की जगह क्या है, वो ढाल हो जाएगा, c की जगह क्या आएगा, वो क्या हो जाएगा, अंतःखंड। तो अंतःखंड क्या आ गया भाई आपका r, और इस ग्राफ का ढाल क्या आ गया, k। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या निकाल सकते हो, आप आलेखी निरूपण कर सकते हो। एक पॉइंट और है यहाँ पे देखो, k का मात्रक, अभिक्रिया के रेट स्थिरांक k का मात्रक मैंने पहले भी बता दिया था। k का मात्रक निकालने का फॉर्मूला मोल 1 - n इंटू लीटर n-1 इंटू सेकेंड इनवर्स, इससे निकाल लेते हैं वेग स्थिरांक का मात्रक। n बराबर यहाँ पे क्या है भाई 0, क्योंकि ये क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा आपके k का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। n बराबर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इस तरह से आप वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल सकते हो। तो ये हो गया अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आलेखीय निरूपण। तो इस तरह से आप समीकरण बनाओ और उसकी तुलना किससे करो, सरल रेखा समीकरण से करो। और सरल रेखा समीकरण में आप देख लो कि किस किस के बीच में ग्राफ खींच रहा है, और उसकी तुलना करके ये देख लो कि k की जगह क्या आ रहा है, मतलब ढाल क्या आ रहा है और अंतःखंड क्या आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल से ग्राफ होते हैं,
सरल रेखा समीकरण से तुलना करो समीकरण की और वहां पे ढाल क्या आ रहा है, अंतःखंड क्या आ रहा है उसको लिख दो। यदि अंतःखंड आ रहा है तो मूल बिंदु से ऊपर शुरू होगा ग्राफ, यदि अंतःखंड नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, मूल बिंदु से शुरू होगा। तो जिन ग्राफों में अंतःखंड आता है वो मूल बिंदु से शुरू नहीं होते, और जिनमें अंतःखंड नहीं आता वो कहाँ से शुरू होते हैं, मूल बिंदु से शुरू होते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं अर्धअविभाज्य की। आपकी बुक में प्रथम कोटि अभिक्रिया और जीरो ऑर्डर रिएक्शन दोनों का अर्धअविभाज्य साथ दे रखा है, लेकिन मैं उनको अलग अलग पढ़ाऊंगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ जीरो ऑर्डर का पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले बात करो अर्धअविभाज्य होता क्या है। देखो अर्धअविभाज्य क्या होता है, किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के या मात्रा के आधा अपघटित होने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का अर्धअविभाज्य कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा अपघटित होने में लगा समय क्या कहलाता है भाई, आपका अर्धअविभाज्य कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के आधा अपघटित होने में लगा समय उसका अर्धआयुकाल कहलाता है। उसका क्या कहलाता है भाई, अर्धआयुकाल कहलाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के आधा अपघटित होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धआयुकाल कहलाता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का आपका समाकलित वेग समीकरण क्या आया था, शून्य कोटि रिएक्शन का वेग समीकरण क्या आया था भाई आपका, k बराबर r नोट माइनस r अपॉन टी। क्या आया था भाई, r नोट माइनस r बटे टी। तो देखो जब t बराबर t हाफ होगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, r नोट बाई 2। जब t बराबर t हाफ हो तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई, r नोट बाई 2। जब t बराबर क्या हो भाई, t हाफ हो तो r बराबर, जब t बराबर t हाफ पर क्या हो जाएगा आपका, r बराबर t हाफ पर r बराबर r नोट बाई 2 होगा। अब ये मान कहाँ रख दो आप, उपरोक्त समीकरण में। तो उपरोक्त मान, इसको समीकरण 1 दे दो, उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर ये मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में। तो क्या हो जाएगा भाई, k बराबर r नोट, r की जगह क्या रखोगे, r नोट बाई 2 और t की जगह क्या रखोगे भाई आप, t हाफ रखोगे। t हाफ से मतलब अर्धआयुकाल, और r बराबर क्या रखोगे, r नोट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये मान रखोगे तो k बराबर क्या आ जाएगा आपका, इधर आगे इसका लोगे तो 2r नोट माइनस r नोट के ऊपर क्या बच जाएगा भाई आपका, r नोट बटे 2 अपॉन t।
टी हाफ। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ या आप इसको लिख सकते हो आर नोट बटे 2 टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा, ये के इधर नीचे आ जाएगा तो आर नोट बटे 2k के बराबर आ जाएगा। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, ये उपरोक्त समीकरण क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, अर्धायुकाल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, उपरोक्त समीकरण जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायुकाल कहलाता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या कहलाता है, अर्धायुकाल। टी नोट बराबर टी हाफ बराबर क्या है भाई, आर नोट बटे 2k। यहाँ पे देखो आर नोट क्या है, टी हाफ क्या है, अर्धायुकाल, और आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और के क्या है, वेग स्थिरांक। के क्या है भाई, वेग स्थिरांक। तो यहां से देख लो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रारंभिक सांद्रता के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायुकाल किसके समानुपाती होता है, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो आप क्या लिखोगे, अतः अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या होता है भाई, प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या हो जाएगा, उस अभिक्रिया के अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के आधा अपघटित होने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाएगा, उसका अर्धायुकाल। तो देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण अपन ने समाकलित वेग समीकरण क्या प्राप्त किया था, k बराबर r नॉट माइनस r अपॉन t। यहाँ पे जब t बराबर t हाफ पर क्या होगा, r बराबर r नोट होगा। तो यहाँ पे ये मान के किसमें रखोगे, उपरोक्त समीकरण में या समीकरण 1 में, तो r नोट माइनस r नोट बाई 2 अपॉन t हाफ। तो ये क्या आ जाएगा आपका, k बराबर r नोट बटे 2t हाफ। यहाँ से t हाफ क्या कितना आ जाएगा, r नोट अपॉन 2k। तो ये क्या कहलाता है आपका, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायुकाल कहलाता है। यहाँ पे टी हाफ क्या है, अर्धायुकाल, आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, के क्या है, वेग स्थिरांक। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर नोट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अर्धायुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ध्यान रखना केवल जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें अभिक्रिया का अर्धायुकाल उसके प्रारंभिक अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। और अर्धायुकाल क्या आ जाएगा इसका, टी हाफ बराबर आर नोट अपॉन 2k के बराबर आएगा। तो ध्यान रखना अर्धायुकाल आपसे निकलवा भी सकते हैं और अर्धायुकाल पे आपके न्यूमेरिकल भी आ सकता है। जैसे आपको अर्धायुकाल और सांद्रता के बीच में ग्राफ पूछ ले, आपसे पूछ ले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ अर्धायुकाल और सांद्रता के बीच ग्राफ। तो इस ग्राफ को भी आप कैसे बनाओगे, टी हाफ क्या आया था, टी हाफ बराबर आर नोट अपॉन 2k। तो इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हो, टी हाफ बराबर
1/2 के आर नोट को ऐसे, इसकी तुलना किससे करोगे भाई, y बराबर mx से। इसकी तुलना किससे करोगे आप, y बराबर mx से क्या करोगे तुलना। तो ये क्या है भाई, ये भी सरल रेखा समीकरण है, सरल रेखा समीकरण है। तो देखो यहाँ पे टी हाफ और आप किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हो, सांद्रता के बीच में। तो यहाँ पे ये क्या आ गया इसका ढाल, तो m बराबर tan थीटा या आपका ढाल बराबर क्या हो जाएगा a1/2k। और ये ग्राफ कहां से गुजरेगा, अंतःखंड है नहीं तो कहां से गुजरेगा, मूल बिंदु से। और ये ढाल कैसा आ रहा है आपका धनात्मक, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा भाई धनात्मक ढाल वाला। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, मूल बिंदु से गुजरता हुआ, और इस ग्राफ का ढाल क्या आ जाएगा आपका, ढाल बराबर क्या आ जाएगा आपका 1/2k के बराबर आ जाएगा। तो यदि आपको अर्धायुकाल और समय के बीच में, सांद्रता के बीच में ग्राफ पूछते हैं तो उसका ढाल क्या आ जाएगा 1/2k के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप समीकरण लिखो, उसकी तुलना किससे करो, सरल रेखा समीकरण। यदि अंतःखंड नहीं है तो y बराबर mx से तुलना करो, और यदि अंतःखंड है तो y बराबर mx + c से क्या करो, तुलना करो। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के द्वारा सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HCl का निर्माण किया है, आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये एग्जांपल ध्यान रखना, केवल और केवल किसके हैं, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, इनके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। जो बोर्ड पे लिख दिए वो ये एग्जांपल है किसके, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के। ये 5 एग्जांपल है, इनके अलावा कोई एग्जांपल नहीं है सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl का निर्माण करती है, ये क्या है जीरो ऑर्डर। रेट इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, रेट बराबर K × H2 की सांद्रता की पावर 0, Cl2 की सांद्रता, Bc की सांद्रता क्या पावर 0 होगी तो 1 है, तो रेट बराबर क्या आ जाएगा, अर्थात ये क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह उच्च दाब पर मोलिब्डेनम की सतह पर फोस्फीन PS3 का अपघटन भी क्या है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे 2PS3 किसमें टूट जाएगा, 2P + 3H2 में। और तीसरी रिएक्शन है प्लेटिनम या टंगस्टन की सतह पर अमोनिया का अपघटन, ये भी किस पे होगी, उच्च दाब पर होगी। तो यहाँ पे अमोनिया किसमें टूट जाएगी, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही क्या है, एक ही फैमिली के हैं, नाइट्रोजन फैमिली के। लेकिन नाइट्रोजन को तो आप N2 के रूप में लिख रहे हो और फास्फोरस को 2P क्यों लिख रहे हो, ये बात समझ में आ रही है। नाइट्रोजन को कैसे लिख रहे हो, N2 के रूप में, और फास्फोरस को किसके रूप में लिख रहे हो, 2P के रूप में। देखो फास्फोरस हमेशा किस रूप में पाया जाता है, किसके रूप में लिखते हो आप, P4 के रूप में, और या P4 O10 P4 O6 के रूप में। और नाइट्रोजन किसके रूप में पाया जाता है, N2 के रूप में। जब अपन P ब्लॉक पढ़ेंगे तब वहां पे देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या किस रूप में पाए जाते हैं, द्विआण्विक फॉर्म में। क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, 2P कक्षक होते हैं। अरे 2p5 आता है, 2p3 आता है, तो 2p कक्षक होते हैं। 2p कक्षक का आकार क्या हो जाता है, आकार क्या होता है, छोटा होता है। और 2p कक्षक का आकार छोटा होता है तो इनके मध्य बनने वाले पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। तो बनने वाले पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं, प्रबल हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन में 2p कक्षकों के छोटे आकार के कारण प्रबल पाई बंध बनता है, इसके कारण ये किसके रूप में रहता है, N2 के रूप में। लेकिन फास्फोरस में कौन से पाए जाते हैं भाई, 3p कक्षक, और 3p कक्षकों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इसके कारण उसमें जो पाई बॉन्डिंग होती है वो क्या नहीं हो पाती, प्रबल नहीं हो पाती, और ये मेनली किसके रूप में रहता है, P4 के रूप में रहता है। तो इसलिए यहाँ पे 2p लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, N2 लिख रहे हैं। तो फोस्फीन और अमोनिया का अपघटन भी क्या है, उच्च दाब पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब बात करते हैं अपन HI की। तो हाइड्रोजन आयोडाइड HI का स्वर्ण सतह पर, ए मतलब क्या होता है, गोल्ड, स्वर्ण सतह पर अपघटन क्या है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो HI विघटित होकर क्या देगा, H2 +
Al2। इसी तरह N2O का ग्राम प्लेटिनम सतह पर अपघटन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये किस में टूटेगा, N2 प्लस हाफ O2। ध्यान रखना बच्चों ये 5 एग्जाम्पल ही है जो क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं होता। तो ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के विद एग्जाम्पल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब करेंगे अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, तो कौन कौन से टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो देखते हैं। तो अभी आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया, कंप्लीट। तो ध्यान रखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन के उदाहरण सिर्फ 5 होते हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक अन्य फॉर्मेट भी आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अपन ने शुरू में जब समाकलित वेग समीकरण निकाला था तब क्या लिखा था भाई, कोई भी क्रिया कारक क्रिया करके क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। t बराबर 0 पर मान लो क्रिया कारक की सांद्रता क्या है, a है, उस समय उत्पाद क्या बनेगा, 0 बनेगा। और t बराबर क्या हो, t समय पर मान लो अभिकारक में से x अभिकारक क्या हो गए, अभिकृत हो गए, तो उत्पाद कितना बन गया भाई, x बन गया। आपका मान लो प्रारंभ में a है मात्रा सांद्रता और t समय पर a माइनस x, मतलब जितना अभिकारक अभिकृत हो उतना ही क्या बना, उत्पाद बना। तो यहाँ पे देखो इसकी तुलना किससे कर सकते हो आप, r से कर सकते हो, और इसकी तुलना किससे कर सकते हो आप, r0 से कर सकते हो। वहां पे दिए तरफ लेते t समय पर अभिकारकों की सांद्रता r, और ये क्या है r0, a क्या है, तो यहाँ पे देखो a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, a क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और a माइनस क्या है, t समय पर सांद्रता। तो देखो इसकी तुलना इससे कर सकते हो, प्रारंभिक सांद्रता को अपन किससे लिख रहे थे, r0 से, और a माइनस x t समय पर किससे लिख रहे थे, r से। तो आपने वहां पे जो समाकलित वेग समीकरण निकाला था, क्या निकाला था, r0 माइनस r अपॉन t निकाला था। अब r0 की जगह क्या लिख दो आप, a, और इसकी जगह क्या लिख दो, a माइनस x अपॉन t। तो इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अपॉन t। तो ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, समाकलित वेग समीकरण किसके बराबर क्या लिख सकते हो आप, k बराबर x। देखो बच्चों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब न्यूमेरिकल करते हो तो कभी कभी आपको कह देता है कि इतने समय पश्चात इतनी सांद्रता है, इतने समय पश्चात इतना अभिकारक की सांद्रता खत्म हो जाती है, बन जाती है, या इस समय बाद में इतना अभिकारक क्या हो जाता है, अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके लिए आपको ये काम में आएगा। तो आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। यहाँ पे इसकी तुलना प्रारंभ में a, तो उत्पाद क्या बनेगा, 0, a माइनस x, x t समय पर x अभिकारक अभिकृत, तो उत्पाद कितना बना आपका ये। तो यहाँ पे a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, वहां पे r0 से लिख रहे थे, और a माइनस x क्या है, t समय पर सांद्रता, तो उसको वहां पे क्या लिख रहे थे, r से। तो अपन r0 की जगह a और r की जगह a माइनस x लिख सकते हैं। तो समाकलित वेग समीकरण अपन ने क्या प्राप्त किया था, r0 माइनस r अपॉन t, तो बराबर a माइनस a इंटू x। तो ये करोगे तो ये क्या बच जाएगा, x अपॉन t। ये न्यूमेरिकल के पर्पस से है, आपके थोड़े में सिलेबस में नहीं, आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं। देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर k नॉट t शून्य कोटि रिएक्शन का अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है। यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करो। देखो उसने खुद ही लिख के दे दिया, x बराबर क्या लिख के दे रहा है आपको, k नॉट t, और आपसे यहाँ पे पूछ रहा है k नॉट बराबर x, तो इसका मान क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में दिया है यदि 80% अभिक्रिया पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं, तो x का मान उसने कितना दे दिया भाई, 80% या 0.8,
और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 160 मिनट। अब यहाँ पे रख दो, आपको के नोट का मान पूछ रहा है तो के नोट बराबर क्या क्या रखोगे 0.8 बटे 160 या क्या लिखोगे 8 अपॉन 1600 या 1 बटे 200 या कितना हो जाएगा 5 गुना 10 की पावर माइनस 3। के का मात्रक क्या आया था भाई मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। तो आपके के नोट का मान कितना आ गया इसने क्वेश्चन में खुद ही समाकलित वेग समीकरण दे रहा है और इसमें पूछ रहा है आपका के नोट का मान। तो यहाँ पे 80% पूर्ण होने का मतलब क्या है x का मान कितना है 80% या 0.8। टाइम कितना दिया हुआ आपको 160 मिनट। बस समीकरण में लिखना ही है तो यहाँ पे आप रख दो तो क्या आ जाएगा 5 गुना 10 की पावर 3। अपन ने जो समाकलित वेग समीकरण निकाला था उसके अकॉर्डिंग में मैं बता रहा हूं। देखो k बराबर क्या निकाला था r नॉट माइनस r अपॉन t ये निकाला। तो ये क्या कह रहा है 80% पूर्ण होने में 160 मिनट लगते हैं। तो अभी अपन ने किया था ना r से क्या p, तो ये प्रारंभ में 1 था ये 0 था, ये कितना था t समय पर a माइनस x ये क्या है। तो ये क्या दे रखा है इसने a माइनस x का मान दे रखा है, अर्थात यहाँ पे r नॉट माइनस r का मान कितना है भाई 80%। यही तो सांद्रता बची है अभी कह रहा है t समय पर, अरे a माइनस x ये क्या है r नॉट माइनस r। तो यहाँ पे 80% मतलब इसका मान कितना है 0.8 है और टाइम उसने दे दिया कितना 160 मिनट। तो यहाँ पे भी वही बात हो जाएगी आपकी कि 0.8 बटे 160। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को न्यूमेरिकल आने वाले न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो पहला न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है इसके वेग स्थिरांक का मान। तो यहाँ पे 80% किसका मान है r नॉट माइनस r का, या 80% को वैसे चेंज करो तो 100 का भाग लगेगा 0.8 हो जाएगा और टाइम आपने आपको उसने दे रखा है, वरना इतना सोचने की जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में उसने खुद ही समाकलित वेग समीकरण दे रखा है इसमें के नोट अभी लास्ट में नोट डलवा के बताया था ना आपको। तो ये उस तरह के नोट क्या भी काम आते हैं। इस तरह से भी आप क्या लिख सकते हो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित वेग समीकरण लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन में क्या प्राप्त कर लिया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना है आपका 5 गुना 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। ध्यान रखना वेग स्थिरांक का मात्रक जरूर लिखना। तो देखो क्वेश्चन में दे रहा है नहीं तो आपको ये देखना है लैंग्वेज पढ़ के आपको समझना है कि आपको सांद्रता कहां पर दी हुई है। तो इसका मतलब क्या दे रखा है पूर्ण होने पर 160 मिनट के बाद की सांद्रता दे रखी है आपको। तो 80% पूर्ण होने पर मतलब t समय पर सांद्रता दे रखी है और t समय पर सांद्रता कितनी थी भाई आपकी a माइनस एक्स या r नॉट माइनस r का मान दे रखा है आपको उसने 80% दे रखा है। आपका ये न्यूमेरिकल 2018 में राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में आया था। इसमें पूछ रहा है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन बोर्ड 2018 में आया था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करो जब इस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के बराबर कितना है 3.7 × 10 की पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स हो तो तथा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी दे रखी है आपको 0.74 मोल। तो यहाँ पे दे रखा है r नॉट का मान कितना दे रखा है आपको 0.7 मोल पर लीटर, के का मान कितना दिया आपको 3.7 × 10 की पावर माइनस 4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो देखो अभिक्रिया का अर्धायुकाल अपन ने क्या निकाला था t बराबर r नॉट अपॉन 2k। अब आपको सिर्फ क्या रखना है r नॉट का मान और k का मान और इस समीकरण को तो अभी इसको सोल्व करना है। तो r नॉट का मान कितना है 0.74 और ये आपका 2 × 3.7 × 10 की पावर माइनस 4। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई ऊपर 0.74 नीचे 2 ये करोगे तो कितना आ जाएगा 7.4 × 10 की पावर माइनस 4। अब ये 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो t हाफ बराबर क्या हो जाएगा भाई 0.74 × 10 की पावर 4 बटे 7.4। इसको आप लिख सकते हो 1/10
दशमलव से 7.4 इंटू 10 की पावर 3 बटे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0.74 बटे 0.74 इंटू 10 की पावर 2। तो इसको आप क्या कर सकते हो, काट सकते हो, तो आपका आंसर क्या जाएगा 10 की पावर 2 सेकंड। तो ये आ गया आपका अर्धविभाग कितना आ गया भाई, ये सॉरी इसका मान दिया हुआ है आपको 0.74, किसका आर नोट का मान, ये 7 ये 10 की पावर 3 आएगा, 10 की पावर 3 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 सेकंड। उसमें डाटा थोड़ा सा वो दिया था, इसका मान दिया हुआ था आपका 0.0, तो ये मान दिया आपको आर नोट का मान 0.074, तो ये कितना रखोगे आप 0.074, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका फिर 10 की पावर 2 के बराबर आ जाएगा। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7.4 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 की पावर 4 मोल पर लीटर पर सेकंड और अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है 0.074, आर का मान 0.074 मोल पर लीटर, के का मान इतना दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में रखोगे, ये मान कितना दिया हुआ है आपको 0.074, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 7.4 इंटू 10 की पावर -4, तो इसको आप सब सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 4, ऊपर कितना बच गया ये 7.4 रखोगे तो ये 10 की पावर 2, 2 दशमलव से 2 दशमलव गए, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7.4 से 7.4 कर जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 10 की पावर 2 सेकंड या 100 सेकंड। तो ये आपके राजस्थान बोर्ड के 2018 के पेपर में आया था। इस तरह से बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था। आपको क्या दे रखा था उसने, सीधा सा अर्धायुकाल का मान पूछ रहा था, तो आपको सिंपल क्या करना था, फॉर्मूले में पुट करना था और आपको आंसर, तो इसका आंसर कितना आ गया भाई आपका 100 सेकंड आ गया। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के नोट का मान, वेग स्थिरांक का मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स है। यदि 25 सेकंड पश्चात अभिकारकों की सांद्रता कितनी है 0.5 है, मतलब 0.5 मोलर या मोल पर लीटर पाई जाती है, तो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता याद कीजिए। मैंने नोट लिखवाया था आपको, उस तरह से एक क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो आपको कह रहा है 25 सेकंड पश्चात अर्थात t समय के बाद में अभिकारकों की सांद्रता, तो यहाँ पे क्या गिवन है भाई आपको a माइनस एक्स बराबर कितना है 0.5 m, और क्या कह रहा है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, आपसे क्या पूछ रहा है भाई यहाँ पे a का मान पूछ रहा है। तो a का मान यदि आपको x का मान पता चल जाए तो a का मान चल जाएगा, x के मान के लिए उसने क्या दे रखा है वेग स्थिरांक दे रखा है और क्या दे रखा है टाइम, क्योंकि x बराबर क्या होता है भाई k नोट t, और k नोट का मान दे रखा है उसने कितना, k नोट बराबर कितना है भाई 3 गुणा 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और टाइम कितना है 25 सेकंड। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे, x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 2 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा 75 इंटू 10 की पावर -2, और ये आपका लिख सकते हो 75 मोलर, ये कर जाएगा भाई लीटर, इससे ये सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कर जाएगा, तो ये मोल पर लीटर या आपका क्या बच जाएगा मोलर बच जाएगा 0.75 मोल पर लीटर, या आप इसको लिख सकते हो 0.75 m। अब x का मान आप यहाँ पे रख दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 0.5, तो x का मान कितना ज्ञात किया आपने 75 प्लस 0.50, तो ये कितना हो जाएगा 8.25 m।
तो यहाँ पे अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता कितनी आ गई आपकी 8.25 मोलर आ गई। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आपको दे रखा है t समय बाद में 25 सेकंड पश्चात अभिकारकों की सांद्रता कितनी दे रखी है आपको 0.5 m मतलब मोलर या मोल पर लीटर। m कैपिटल M का मतलब क्या होता है मोल पर लीटर। तो कितनी हो गई a माइनस एक्स का मान कितना दे रखा आपको 0.5। x का मान निकल जाए तो आपको a का मान आ जाएगा प्रारंभिक सांद्रता के बराबर। x के निकालने को उसने k नोट दिया और टाइम दिया है। x बराबर क्या होता है k नोट t। तो आप लिख सकते हो x का मान क्या आ गया 0.575 मोलर। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 0.5 तो ये मान आ जाएगा आपका 8.75 m आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गई कंप्लीट हो गई विथ न्यूमेरिकल। एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और ग्राफ भी। अभी पीछे सेकंड नंबर का क्वेश्चन मैंने अर्धआयुकाल पे करवाया है, वो राजस्थान बोर्ड 2018 में आपको पूछा हुआ है। इस तरह से आज की क्लास यहीं पे होगी। नेक्स्ट क्लास क्या होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो क्या है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, जहां से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगले क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आज की क्लास यहीं तक होगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो गई विथ न्यूमेरिकल कंप्लीट। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।